अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त बात बोली गई कि सक्सेस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, सक्सेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। तो ये जो पैशन, सारी जो चीज़ें होती है, इसका ये बाय प्रोडक्ट होता है। और इसीलिए अगर सक्सेस चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तब जाकर सक्सेस जो है वो हमें मिलती है। सक्सेस जो है ये तो समझ लीजिए एक अलग का ये है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल है। और यहाँ पर फल की चिंता हमें नहीं करनी है। हम कर्म अगर अच्छा करेंगे, हम अगर पेट्रोल डालेंगे तो बट ऑब्वियसली गाड़ी चलेगी ही। हम अगर पेट्रोल की जगह पर पानी डालेंगे तो गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर सक्सेस चाहिए तो हमें हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए जब आप ये रखोगे, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही तो समझ लीजिएगा जो चीज़ें हैं, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स है, उसमें कुछ कमी होगी। उसे इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए। क्या स्मार्ट वर्क में कुछ कमी है? क्या प्रैक्टिस में कुछ कमी है? डिसिप्लिन में कुछ कमी है? डेडिकेशन में कुछ कमी है? उसमें आपको कुछ ना कुछ खामी ज़रूर दिखेगी, उसे सुधार लीजिए, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम 16 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ब्लैक सी देख सकते हो, यहाँ पर आप सी ऑफ मरमरा देख सकते हो। और ये स्ट्रेट कौन सा है, ये स्ट्रेट आपको बताना है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने वाले एक छोटा सा पैच होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्द से जल्द वीडियो को पॉज कीजिए, इस स्ट्रेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिझ्यूम कीजिए। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर, विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे? MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो कोरोना वायरस के टेस्ट है उसके बारे में बात कर रहा है।
अब कल ही हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उन सब के बारे में बात की है, इसीलिए इस आर्टिकल को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। देखिए, जो भी चीज़ हम देख चुके हैं उसे फिर से देखने में टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। ये वाला अगर हम आर्टिकल बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब आप बास्केटबॉल ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे क्रिकेट का, तो जो विंडीज़ इन इंग्लैंड है वो होने वाला है, यूएस ओपन होने वाला है, NBA बास्केटबॉल का होने वाला है, जर्मन फुटबॉल का होने वाला है, जो ला लीगा है वो फुटबॉल का होने वाला है। तो इस तरीके से उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, कहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, किस तरीके से जो प्लेयर्स हैं उनके लिए चीज़ें दी जाएगी, तो ये बेसिकली रिज्यूम किस तरीके से होगा, और IPL जो है वो भी किस तरीके से रिज्यूम होने वाला है, इन सब के बारे में ये चीज़ जो है वो बताई जा रही है। ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला आर्टिकल पेंगोलिन के बारे में बात कर रहा है। तो हम डिटेल में जो पेंगोलिन है उसके बारे में देखेंगे, और जो चाइना और इंडिया पेंगोलिन है, दोनों पेंगोलिन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। जब हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देखते हैं, तो ये वाला जो आर्टिकल है GST काउंसिल के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, जो कौन बनेगा IAS सीरीज़ है, कौन बनेगा IAS सीरीज़ है, उसमें MCQ के फॉर्म में हम हर रोज़ जो करंट अफेयर्स है वो कवर करते हैं, PIB से लेकर AIR से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। GST काउंसिल के बारे में भी उसमें मैंने चर्चा की हुई है। कल ही मैंने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कौन बनेगा IAS में। जो GST काउंसिल है वो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू दी गई है, सारी चीज़ें उसमें हमने कवर ऑलरेडी की हुई है। ये वाला जो आर्टिकल है बेसिकली बात कर रहा है लीडर, मतलब यहाँ पर जो मोदी जी है उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो देखिए, थोड़ा बहुत क्रिटिज़म वाला भी आर्टिकल जो है हमने देखना चाहिए, जिससे कि GS पेपर 4 जो है उसमें हमें फ़ायदा मिले। जो एक लीडर है उसमें क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है, और उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो कौन है वो व्यक्ति, उनके बारे में इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है साउथ चाइना सी के बारे में बात कर रहा है कि साउथ चाइना सी जो है वो मैटर क्यों करता है। साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे, जो स्टैटिक पोर्शन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मतलब जो GS पेपर 2 है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। ये वाला जो है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो आइए यहाँ पर हम पेंगोलिन जो है उसके बारे में देखते हैं। अब पेंगोलिन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देखोगे उसकी जो बॉडी है इसमें जो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, प्रोटीन रिच होते हैं, और इसीलिए प्रोटीन रिच होने की वजह से मेडिसिनल पर्पस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए इसका इलीगल ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब अगर कोई एनिमल हाईएस्ट उसे डिग्री प्रोटेक्शन दी जाए तो बट ऑब्वियसली उसका ट्रेड आप नहीं कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, उसे आप नहीं मार सकते हो। तो ऐसे सिनारियों में अगर कोई इंसान मारता है तो बट ऑब्वियसली वो इलीगल ट्रेड जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, फिर इलीगली उसे मार रहा है, जिसकी सज़ा जो है वो भी दी गई है। तब ऐसे सिनारियों में देखने लायक हमारे लिए क्या होता है कि जो पेंगोलिन है, चाइनीज़ और इंडियन पेंगोलिन में डिफरेंस क्या है, इनका जो IUCN स्टेटस है वो बेसिकली क्या है, जो प्रोटेक्शन है वो कौन सी दी गई है ना, और उसी के साथ कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, तो लास्ट वीक चाइना जो है उसने पेंगोलिन को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया। अब पहले पेंगोलिन का जो मांस है वो यहाँ पर मीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा है उसमें हमें देखने को मिला है, और उसी के साथ साथ डिमांड में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है वियतनाम में और चाइना में। अब चाइना में इतना ज़्यादा मांस, लेकिन उसी के साथ कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हुआ। कोरोना वायरस एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक मतलब क्या है कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सिनारियों में आप अगर देखो तो जो पेंगोलिन है उसका मांस यहाँ पर जो मीट है वो यहाँ पर बैन कर दिया गया। तो अब यहाँ पर जो पेंगोलिन है उसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो भी चाइना की तरफ से दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो रिपोर्ट है पब्लिश की गई 6 जून को, हेल्थ टाइम्स चाइनीज स्टेट रन पब्लिकेशन है। स्टेट रन पब्लिकेशन की तरफ से जो भी आता है बट ऑब्वियसली वो सरकार की तरफ से आता है। तो उन्होंने कहा है कि स्टेट फॉरेस्ट्री ग्रासलैंड एडमिनिस्ट्रेशन
उन्होंने यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो अपग्रेड कर दिया है पेंगोलिन के लिए। मतलब अब यहाँ पर आप ट्रेड जो है पेंगोलिन का वो नहीं कर सकते हो, उससे आप मार नहीं सकते हो, प्रोटेक्शन जो है बेसिकली उसे दी गई है। चाइना ने यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर बैन कर दिया। कोरोना वायरस उसके पीछे एक कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे डिसीजेज उससे ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ पर टोटल स्पीशीज़ कितने हैं, तो 1 ऑफ द 8 स्पीशीज़, टोटल 8 स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं। उसमें से आउट ऑफ द 8 स्पीशीज़ ऑफ पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन और जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो इंडिया में फाउंड किए जाते हैं। देखिए एक एक सेंटेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको उठाकर जो सेंटेंसेस है वो दे दिए जा सकते हैं और आपको जो ऑप्शंस है वो दिए जाएंगे और आपको सही या गलत ये पहचानना होगा। अब यहाँ पर चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन की जब बात की जा रही है तो इनका साइंटिफिक नाम जो है वो भी अलग अलग है। इसका मतलब है कि चाइनीज़ पेंगोलिन भी अलग है और इंडियन पेंगोलिन भी अलग है। इंडियन पेंगोलिन ये लार्ज कवर्ड बाय 11 to 13 रोज ऑफ स्केल ऑन द बैक। तो हमने बैक पर जो स्केल देखे थे उसके, तो इतने ज़्यादा स्केल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इंडियन पेंगोलिन अगर देखा जाए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा मैंने आपको कहा था कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ये भी सवाल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर है इंडियन पेंगोलिन, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अरीड रीजन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो गुजरात का, वेस्ट गुजरात का जो रीजन हो या फिर राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का जो रीजन हो, वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हाई हिमालयस जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर हमें ये देखने को नहीं मिलते हैं। किसकी बात हो रही है, इंडियन पेंगोलिन की बात हो रही है। स्पीशीज़ जो है वो बांग्लादेश में भी फाउंड किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी किए जाते हैं, नेपाल में भी किए जाते हैं और श्रीलंका में भी किए जाते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन जो है फाइंड किए जाते हैं हिमालयन फुट हिल्स में। ये यहाँ पर बात की जा रही है चाइनीज़ पेंगोलिन की, इंडियन पेंगोलिन की बात नहीं की जा रही है। चाइनीज़ पेंगोलिन जो है हिमालयन फुट हिल इन द ईस्टर्न नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन पेंगोलिन नॉर्थ ईस्ट में फाउंड नहीं किया जाता है, लेकिन चाइनीज़ पेंगोलिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है उसमें फाउंड किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पेंगोलिन्स को थ्रेट कौन कौन से हैं, हंटिंग और पोचिंग जो है फॉर लोकल कंजम्पटिव यूज़, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो पेंगोलिन है उसका असल में इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो लोकल जो कंजम्पटिव यूज़ होता है, क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमें पेंगोलिन जो है वो देखने को मिलता है। और एक इंटरनेशनल ट्रेड भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है मीट का। जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, पर्टिकुलरली चाइना और वियतनाम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके वजह से इसकी जो तस्करी है, जो इलीगल ट्रेड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें इसका देखने को मिलता है। जो ट्रेड होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो इंडियन पेंगोलिन जो है वो क्या है, वो है एंडेंजर्ड, और जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो है यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड है, चाइनीज़ पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये दोनों जो स्पीशीज़ है, बोथ दी स्पीशीज़, ये लिस्ट किए गए हैं अंडर द शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंडियन पेंगोलिन जो है उसे इंडिया में हाईएस्ट डिग्री प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, बल्कि चाइनीज़ पेंगोलिन जो है उसे भी दिया गया है। तो दोनों को यहाँ पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन मतलब अगर आप उसकी पोचिंग करते हो, हंटिंग करते हो, तो आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो इंडिया है उसमें भी न्यूज़ में चल रहा था ये फेब के आसपास जो पेंगोलिन है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने फर्स्ट टाइम रेडियो टैग जो है वो किया था इंडियन पेंगोलिन को। रेडियो टैगिंग जो है उसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमीटर जो है वो लगाया जाता है। ट्रांसमीटर जब लगाया जाता है जिससे क्या होता है कि जो मूवमेंट है एनिमल की वो हम यहाँ पर मॉनिटर कर सके। अब देखिए किसी भी मैमल का अगर कंजर्वेशन करना है, किसी भी एनिमल का अगर कंजर्वेशन करना है, तो फिर उसका हमें पता रहना चाहिए कि वो क्या खाता है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, किस तरीके से उठता है, सारी चीज़ें पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे सिनारियो में आप देखोगे पेंगोलिन जो है, इंडियन पेंगोलिन जो है, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और इसीलिए जब ट्रांसमीटर यहाँ पर लगाया गया जिससे कि क्या होगा कि हम यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो ले सकते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन लेंगे तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर उसे मॉनिटर करना आसान जाएगा और जो कंजर्वेशन मेथड्स है वो यहाँ पर लगाना काफ़ी आसान जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार जो उन्होंने ट्रांसमीटर यहाँ पर लगाने की सोची। उसी के साथ साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का सेलिब्रेट किया गया 15 फरवरी को। तो क्या ये 15 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? जी नहीं, जो
थर्ड सैटरडे होता है फेब महीने का, जो हमारा फेब महीना आ गया, तो फेब महीने का जो भी थर्ड सैटरडे रहेगा उस दिन ये जो वर्ल्ड पेंगोलिन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि अवेयरनेस जो है ये स्प्रेड की जा सके। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर पढ़ते हैं। साउथ चाइना सी के बारे में बात की जा रही है। साउथ चाइना सी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है चाइना, और यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी जो है वो देखने को मिलता है। साउथ चाइना सी ये रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच है, मतलब यहाँ से रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं, और इसीलिए चाइना जो है वो क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी जो है वो हमारा है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई लैंड है, ये इंडिया की ज़मीन है, अब उसके कुछ डिस्टेंस तक जो ओशन का डिस्टेंस रहेगा, उसके कुछ डिस्टेंस तक यहाँ पर इंडिया जो उसका कब्ज़ा रहेगा, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगी, और इसीलिए उसमें अगर कोई भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो इंडिया जो है उसका कब्ज़ा उस पर रहेगा, दूसरा कंट्री आकर उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता है। अब अगर यहाँ पर कोई भी नॉटिकल माइल्स में अगर नहीं आ रहा है, किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आ रहा है, तो कोई भी कंट्री जो है उस पर क्लेम कर सकती है और रिसोर्सेज जो है वो निकाल सकती है। उसके कुछ रूल्स है, लेकिन कोई भी कंट्री क्लेम कर सकती है, वो सभी का होता है। अब ऐसे सिनारियो में आप चाइना देखोगे, चाइना का नॉटिकल माइल यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन चाइना जो है वो क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है वो हमारा है। यहाँ पर उसने 9 डैश लाइन जो है वो भी लेकर आया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 9 डैश लाइन, जहाँ पर वो बोलता है कि भैया ये पूरा पूरा जो साउथ चाइना सी है वो हमारा है। ऐसे सिनेरियो में आप समझ सकते हो कि जब पूरा साउथ चाइना सी इनका कैसे हो सकता है। ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकली हमारा इस पर कब्ज़ा है, नाम भी सजेस्ट करता है कि साउथ चाइना, मतलब चाइना जो है वही नाम सजेस्ट कर रहा है, तो हमारा ही ये हो जाता है। और हिस्टोरिकल हेरिटेज ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा, उससे चाइना सभी टेरिटरीज़ पर अपना क्लेम जो है वो यहाँ पर क्लेम करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक, यहाँ पर जो पार्सल आइलैंड है, जो स्पार्टले आइलैंड है, वो भी यहाँ पर जो है वो ले लिए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो 2000 ईयर की जो हिस्ट्री है चाइना की तरफ से वो बताई जाती है। आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय की जा सके चाइना की तरफ से। तो ये जो क्लेम है ये भी यहाँ पर चाइना की तरफ से लिया जाता है। जो प्रिंसिपल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बेसिकली वो होता है कि भैया कि इनका पूरा उसमें क्लेम रहेगा, वो जो कंट्री है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्लेम करेगी। तो ऐसे सिनारियो में आप अगर देखो तो ये देखने को मिलता है चाइना जो है वो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पूरा वायलेशन कर रही है, सब तरफ वो खुद का जो क्लेम है वही बता रही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे 9 डैश लेन जो है चाइना यहाँ पर असर्ट करता है भैया अपना है, सब कुछ अपना है, पराया माल अपना धपना, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ चाइना सी जो है उसमें इंडिया का रोल क्या रहना चाहिए। अभी इंडिया का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया का रोल क्या रहना चाहिए। तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आपको साउथ चाइना सी के बारे में पूछा जाए और इंडिया की लीडरशिप के बारे में पूछा जाए, तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्लेस में साउथ चाइना सी जो है वो चाइना की सी नहीं है, लेकिन वो एक ग्लोबल कॉमन है। मतलब यहाँ पर अगर हम बोले कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों लेना देना नहीं है। जहाँ पर किसी कंट्री का दबाव नहीं आता है, जहाँ पर किसी कंट्री का क्लेम नहीं आता है, वहाँ पर दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है सबका क्लेम आता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पर साउथ चाइना सी जो है इंडिया का भी क्लेम उसमें जा सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि इम्पोर्टेंट सी लेन है कम्युनिकेशन के लिए सिंस वेरी बिगिनिंग। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सी लेन हमें देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ है कि इंडिया जो है उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर द ईयर्स यहाँ पर पाया गया है, हिस्टोरिकली पाया गया है, आर्कियोलॉजिकली पाया गया है कि इंडियंस का जो प्रेजेंस है वो हमें उस रीजन में देखने को मिला है। चौथा ये है कि नियरली 200 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है इंडिया का उस साउथ चाइना सी से पास होता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी से हमारा ट्रेड जो है पास होता है, इसलिए बट ऑब्वियस कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ पर इन्वेस्ट करें जो भी करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो स्टेक करता है पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। तो बट ऑब्वियसली कि अगर चाइना जो है यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहा हो तो इंडिया जो है वो क्या करेगा, वो एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो पीस है, सिक्योरिटी है, उसको जो हानि पहुँच रही है उसके लिए यहाँ पर काम करेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है साउथ चाइना सी का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आसियान की एक्सपेक्टेशन है कि हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, और इसी के चलते हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जो है वो बनना भी चाहिए। यहाँ पर हाई लेवल एंगेजमेंट जो है वो रहने चाहिए। आसियान ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर हमारे साथ इंडिया के साथ जो फ्यूचर है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है।
उसी के साथ साथ इनिशिएटिव जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ले रहे हैं, सभी जगह पर लेना बहुत ज़रूरी है। और करंट लेवल अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व कर देता है, क्योंकि आसियान के साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रह रही है, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर साउथ चाइना सी मतलब उनके जो भी कंसर्न होंगे उसमें अपने आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस पर चलते हैं, वेयर इज़ द लीडर। वेयर इज़ द लीडर, लीडर कहाँ पर है? लीडर की बात की जा रही है, मतलब बेसिकली बात क्या की जा रही है? मोदी जी जो है उनकी बात की जा रही है। मोदी जी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना लीडरशिप रोल जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। अब पहला यहाँ पर जो हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इकोनॉमिक हार्डशिप मिलियंस के द्वारा फेस किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे पोवर्टी रिडक्शन जो है उसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन पोवर्टी रिड्यूस हो रही है क्या? नहीं। पोवर्टी जो है वो कंटिन्यूसली राइज पर देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो देखने को मिल रहा है और काफ़ी बुरी तरीके से टेस्ट की जा रही है। इमीडिएट मिलिट्री एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है चाइना का, मतलब यहाँ तक तो ठीक था, जो पेंडेमिक है वो आया वहाँ तक ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है लद्दाख में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। चाइना का भी एक बार का ठीक है, अब नेपाल जो है वो भी खड़ा हो गया है कि भैया मुझे भी अपना अधिकार चाहिए, सड्डा हाँ कहते रख, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नेपाल जो है उसकी भी यहाँ पर एबिलिटी हो रही है कि इंडिया जो है उसे यहाँ पर चैलेंज किया जा सके, और चाइना जो है वो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज़ कर रहा है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन क्या इंडिया की लीडरशिप जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? इंडिया की लीडरशिप यहाँ पर बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लीडर जो है उसमें यहाँ पर आइडियाज़ एंड अचीवमेंट्स यहाँ पर रहने चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या रहना चाहिए? आइडियाज़ भी रहने चाहिए, अचीवमेंट्स भी रहने चाहिए। आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है कि यार जब यहाँ पर आप आइडियाज़ प्रोवोकेट करते हो फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप आइडियाज़ ही प्रोवोकेट नहीं कर रहे हो, आप खुद का ही यहाँ पर लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसी के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेट तरीके से यहाँ पर मास्टरी जो है वो नहीं कर पाए। प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर जो उनके सपोर्टर है वो उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो लीडरशिप जो है उनकी उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं ला रहे हैं, उनकी जो लीडरशिप है कम्प्लीटली मिसिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल जो है ये यहाँ पर बात करता है लीडरशिप के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, एक इंसान के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है वैद्यनाथन। इनका हाल ही में निधन हुआ है और वो फर्स्ट जनरेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिस्ट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने काफ़ी पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो यहाँ पर फॉर्मुलेट की थी। उसी के साथ साथ वो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बोली, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट बोली है, एज वेल एज जो हंगर है, पोवर्टी है, जो गरीबी है, भूखमरी है, जो डेप्रीवेशन है, उससे यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, मतलब हुए हैं। वैद्यनाथन के बारे में अगर देखा जाए एक्सटेंसिवली उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर के, रूरल लेबर हो जाए, वाटर हो जाए, रूरल क्रेडिट हो जाए, कोऑपरेटिव्स हो जाए, सभी के लिए उन्होंने काम किया है और सभी का एडवांसमेंट लाने के लिए काम किया है। ये पायनियर रहे हैं जो इरिगेशन है उसके काम के लिए, जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसके काम के लिए उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है। उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट स्कीम को दिया हुआ है। उसी के साथ साथ इन्हें सर्व किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ चेयर ऑफ सेवरल हाई लेवल कमिटीज़। उसी के साथ साथ जो मेन फोकस था उनका वो था कि यहाँ पर फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि 4% ग्रोथ हम अचीव कर सके एग्रीकल्चर में। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके लाइफ के रिगार्डिंग पूछी जा सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिवली वो इन्वॉल्व थे इंडिया के स्टैटिस्टिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने यहाँ पर कंसर्न जो है 2011 में हाईलाइट किया था, जो रिपोर्ट यहाँ पर आई थी एक्सपोर्ट कमेटी और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक, जो कि यहाँ पर चेयर्ड की गई थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनका नाम आपको पता रहना चाहिए, इन्होंने लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें की है वो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो हमने देखी थी वो देख लेते हैं बड़े मैप में। मैप बेस्ड एक्सरसाइज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी खूबसूरत धरती, यहाँ पर जूम करते तो भारत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो हमें यूरोप जो है वो देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर हम आते हैं तो ब्लैक सी जो है वो देखने को मिलता है। उसके नीचे ये वाला सी अगर आप देखते हो तो ये है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा को ये जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी के साथ, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। बॉस्फोरस स्ट्रेट इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रेट है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता रहना ज़रूरी है।
तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा होगा। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।